हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम हरियाणा और इंडिया जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। देखिए, चीनी यात्री जो थे, भारत में बहुत सारे चीनी यात्री आए हैं, तो उन्हीं में से एक प्रमुख रहे हैं फाहान। ठीक है, फाहियान जो है वो भारत में किसके टाइम पीरियड में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। कब से कब तक रहे थे? 399 से 412 ईस्वी तक जो है भारत में रहे थे। इसके अलावा भारत में जो है और दूसरे चीनी यात्री भी आए हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें से एक है हवेन सांग। हवेन सांग जो है भारत में 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, हवेन सांग कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। और ये किसके काल में आया था? ये आए थे महाराजा हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, अभी देखिए हमने इससे पहले बात की थी फाहान की, तो फाहान कब आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 412 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके बाद जो है हवेन स्वांग जो है, हवेन स्वांग भारत में आए थे 629 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे। इसके अलावा जो उनकी पुस्तक का नाम है, हवेन स्वांग की पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो उनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है, सीयू की जो है उनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? ये हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सीयू की में हरियाणा के किस स्थान का उन्होंने वर्णन किया है? तो हरियाणा के थानेसर नाम जगह का वर्णन किया गया है। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखी है हवेन स्वांग ने, इसमें किसका वर्णन किया गया है? थानेसर का वर्णन किया गया है। और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अब देखिए, जो हवेन स्वांग है उसको कुछ उपाधियाँ भी दी जाती हैं। क्या क्या दी जाती हैं? एक तो उनको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा उनको जो है आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो आधुनिक शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हवेन सांग को। ठीक है, किसको कहा जाता है? हवेन सांग को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं शाक्य मुनि। देखिए, वैसे तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता था, लेकिन ये जो यात्री यहाँ पर आया था हवेन सांग, इसने बहुत सारे जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। इसी वजह से इसको दूसरा शाक्य मुनि या फिर आधुनिक शाक्य मुनि कहा गया था और यात्रियों का राजकुमार इसको कहा गया है। इसके बाद देखिए, फाहान की हमने बात की थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके टाइम पे भारत में आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को क्या कहा जाता है? भारत का साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि उस टाइम पे साहित्य और कला का काफ़ी विकास हुआ था, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी जो उपाधि दी जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो टाइम पीरियड है उसको कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर रिलायंस फ्यूल। कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है। अब देखिए, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जब सर्दी होती है तो वहाँ का टेम्परेचर ना 30 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और उस टाइम पे डीजल जो है ना वो जम जाता है। इसीलिए 90 डिग्री डीजल ऑयल जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसने विंटर ग्रेड डीजल ईंधन जो है वो तैयार किया है, जो कि 33 डिग्री तक की अगर हम बात करते हैं ना तो 33 डिग्री तक भी, -33 डिग्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये क्या है? 30 डिग्री माइनस में। -30 डिग्री पे क्या होता है? जो ये डीजल होता है जम जाता है, यानी कि वो जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, वो ठोस हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है उनके लिए विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन किया जाता है। और वो कौन करता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उन्होंने एक ऐसा फ्यूल बनाया है जो -33 डिग्री तक भी नहीं जमता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए ये जो कंचनजंगा है इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 8,598 मीटर ऊंची है। ये जो है इसको जो है केटू के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम में है, ठीक है। ये जो कंचनजंगा है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसके अलावा अगर हम भारत की दूसरी ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो केटू है। देखिए केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पीओके में है, ठीक है। और पीओके किसका हिस्सा हो गया है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी वजह से जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, लेकिन केटू की जो हाइट है वो कंचनजंगा से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी भारत की अगर सबसे ऊंची पूछी जाती है तो वो कंचनजंगा है। क्यों है, क्योंकि केटू जो है वो पीओके में है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में है, वो भारत के अंडर में नहीं आता। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट की हम बात करते हैं तो 8,848 मीटर है, ठीक है। कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, 8,848 मीटर है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये है कहाँ पर, तो ये नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जो माउंट एवरेस्ट है उसको जाना जाता है। और इसको हम बात करें तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको चोमुलुंगमा किस नाम से जाना जाता है, चोमुलुंगमा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की जो चोटी है उसमें सर्दियों में फतह किया गया था भारत के द्वारा। देखिए आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो चलते रहते हैं, और कुछ पर्वतारोही भी हैं जो वहाँ पे नया इतिहास रचने के लिए जाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में प्रत्येक राज्य का कार्यकारी होता है। देखिए कौन होता है, पार्षद होता है, या फिर सीएम होता है, या फिर राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। देखिए अगर सेंटर की हम बात करते हैं तो केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वहीं स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है, ठीक है। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वहीं किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। जैसे कि सेंटर में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति सबसे उच्च पद पर होता है, वो सबका मुखिया होता है। इसी तरीके से राज्य सरकार जो होती है उसमें राज्यपाल सबसे ऊपर होता है। तो हर एक राज्य का कार्यकारी कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब हम राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। जब राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके लिए जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है, मतलब 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसी भी इंसान को राज्यपाल बनने के लिए। और इसको जो है शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ इसको दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता है। और अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो उसको कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय और जो है उच्चतम न्यायालय में थोड़ा सा डिफरेंस है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तो राष्ट्रपति को दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, और राज्यपाल को कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सब दिलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए भारत में अगर स्थानीय स्वशासन की हम बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 2 ही लेवल पे होती थी, एक तो केंद्र सरकार होती थी, एक जो है राज्य सरकार होती थी, ठीक है। ये जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के टाइम से की गई थी। और लॉर्ड रिपन जो है उनका टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं तो वो उनका टाइम पीरियड भारत में रहा है 1880 से 1884 तक, ठीक है।
1880 से 84 तक, ठीक है। और उन्होंने ही भारत में किसकी शुरुआत की थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। देखिए रिपन ने और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में सबसे पहले जो है जनगणना हुई थी, तो वो किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दशकीय आधार पर, मतलब जो अब जनगणना होती है हर 10 साल के बाद होती है, वो वाली जनगणना की अगर हम बात करते हैं दशकीय आधार पर, तो वो 1881 में हुई थी। और वो किसने कराई थी? वो करवाई थी मेयो ने, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे जो है दशकीय आधार पर हुई थी, मतलब 10 सालों के बाद हुई थी, ठीक है। हर 10 साल के बाद अब भी होती है, जैसे 2011 में हुई थी, अब 2021 में होने वाली है। तो इसी तरीके से जो दशकीय आधार पर जनगणना है वो किसने शुरू कराई थी? मेयो ने कराई थी। अगर सबसे पहले जनगणना की बात करते हैं तो वो किसने कराई थी? वो कराई थी रिपन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस दौरान बहुधान्यक के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में जो है योद्धा काल में जाना गया था। कब जाना गया है? योद्धा काल में जाना गया है। और महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। तो आपको अगर ऑप्शन में योद्धा काल मिलता है तो आप योद्धा काल लगाओगे, अगर नहीं होता है वहाँ पे तो आप महाभारत काल भी कह सकते हो, ठीक है। महाभारत काल में और योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? बहुधान्यक के नाम से जाना गया है। जो योद्धा गणराज्य होता था उसकी जो राजधानी होती थी वो होती थी प्राकर्तनाग, ठीक है। योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? प्राकर्तनाग होती थी, प्राकर्तनाग। और योद्धाकालीन जो सिक्के हैं वो हरियाणा में कहाँ पर मिले हैं? तो योद्धाकालीन सिक्के जो हैं वो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक में मिले हैं। सिक्के ढालने के जो सांचे हैं वो कहाँ पर मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक में मिले हैं, हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अन्य नामों की, तो हरियाणा को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। तो ऋग्वेद में हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मावृत। क्या कहा गया है? ब्रह्मावृत कहा गया है हरियाणा को, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं मनुस्मृति की, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कहा गया है हरियाणा को रज हरियाणी। क्या कहा गया? रज हरियाणी। अभी मैंने आपको जो है ब्रह्मावृत बता दिया था, लेकिन ब्रह्मावृत जो है वो किस में कहा गया है? वो मनुस्मृति में कहा गया है। किस में कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है, ठीक है। हरियाणा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? रज हरियाणी कहा गया है। और ब्रह्मावृत में जो है किस में कहा गया है? वो मनुस्मृति में कहा गया है। इसके अलावा अगर महापुराण की बात करते हैं तो महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, ठीक है। हरियाणु किसमें कहा गया? हरियाणु महापुराण में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? किस टाइम पीरियड में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी? देखिए हम अगर पहली की बात करते हैं ना, पहला युद्ध कब हुआ था? तो वो 21 अप्रैल 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1556 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और वो किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था इब्राहिम लोधी और जो है बाबर के बीच में। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? मुगल काल की शुरुआत होती है। 1556 का जो पहला युद्ध था पानीपत का, उसी से किसकी शुरुआत होती है? मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। क्योंकि जो बाबर है वो मुगल काल का पहला शासक होता था और उसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी। उसने किसको हराया था? लोधी वंश को हराया था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड युद्ध होता है, दूसरा जो युद्ध होता है, देखिए पहले युद्ध की हमने बात की थी, तो उसकी एक विशेष बात क्या है कि उस टाइम पे पहली बार बाबर के द्वारा तोपों का यूज किया गया था। भारत में तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था। इसके बाद अगर दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। पहला कब हुआ था? 26 में हुआ था, 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में हुआ है। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था।
ठीक है। देखिए अकबर की तरफ से जो युद्ध है वो बैरम खान ने लड़ा था, अकबर ने खुद नहीं लड़ा था क्योंकि उस टाइम पे उनकी एज बहुत ही कम होती थी। तो दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी? अकबर की। देखिए अगर अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था तो हो सकता है ऑप्शन में बैरम खान हो, कई बार ऐसा हो सकता है। तो बैरम खान ने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन जो राजा होता था उस टाइम पे शासक अकबर होता था। तो वैसे किस किस के बीच माना जाता है? अकबर और हेमू के बीच माना जाता है। अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की हम बात करते हैं तो वो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में। और यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे जो है वो हार गए थे। ठीक है। अगर हम बात करें मराठों की तरफ से युद्ध किसने लड़ा था, तो मराठों की तरफ से जो युद्ध है वो सदाशिवराव बाहू ने लड़ा था। ठीक है। किसने लड़ा था? सदाशिवराव बाहू ने। ठीक है। और जिनकी हार हो गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जनवरी 2020 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए जनवरी 2020 से 19 से जो है कंटिन्यू है, अब तक भी 21 तक भी कंटिन्यू है। कौन है वो? दुष्यंत चौटाला है। ठीक है। दुष्यंत चौटाला। देखिए आप सबको पता है कि जो लोकसभा होती है उसके चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है। हर 5 साल बाद उसके दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो अगले 5 साल तक जो हरियाणा के डिप्टी सीएम रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वो कौन रहेंगे? दुष्यंत चौटाला रहेंगे। और ये कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री, 6th नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेजेपी से बिलोंग करते हैं, जननायक जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2019 में जो है इन्होंने चुनाव जीता था, जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पे जो है ये क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो ये पहली महिला जो है सौम्या है। सौम्या कहाँ से हैं? सोनीपत से। ठीक है। सौम्या सोनीपत से हैं। सौम्या भारत की अगर हम बात करते हैं ना, तो भारत की तो तीसरी है ऐसी महिला, ठीक है, जिसने सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया है। अगर भारत की बात करें तो तीसरी महिला है। और अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा की पहली महिला है जिसने सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया है। अगर भारत की पहली की बात करते हैं ना, तो भारत की जो पहली महिला बीएसएफ सहायक कमांडेंट जो हैं वो हैं तनुश्री पारिक। कौन है? तनुश्री पारिक, जो कि कहाँ की हैं? बीकानेर राजस्थान की हैं। तनुश्री पारिक हरियाणा की नहीं, भारत की सबसे पहली सहायक कमांडेंट हैं। और कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। हरियाणा की कौन है? सौम्या है, जो कि कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 में हरियाणा ने अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। वो कहाँ पे है? तो वो है गुरुग्राम में। ठीक है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और हर 2 साल के बाद जो वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है? तो हरियाणवी जो है वो हिंदी की उपभाषा है। और हिंदी की जो है लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। देखिए आप सबको पता है हरियाणवी एक भाषा नहीं है, हरियाणवी एक बोली है, एक उपभाषा है। तो भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा की ही उपभाषा है हरियाणवी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।